Next is बच्चे definition of force. As we have proved earlier, according to Newton's second law, F is equal to ma. So we can simply define that force is the product of mass and acceleration of the body. Very simple definition. ठीक है. तो नेक्स्ट अगर हम इसके SI यूनिट की बात करते हैं, इट्स SI यूनिट इज 1 न्यूटन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली 1 न्यूटन. तो 1 न्यूटन क्या है हम कहते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हम मास को ले लेते हैं 1 किलोग्राम, क्योंकि मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये ऑलरेडी दिस वी हैव डन इन द प्रीवियस चैप्टर. एक्सेलरेशन का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब जो 1 न्यूटन बन जाता है, फोर्स का SI यूनिट 1 न्यूटन बन जाता है जब कोई बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम हो और वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो. वंस अगेन लिसन इट. व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg is moving with the acceleration of 1 meter per second square. ठीक है, then we would say कि उसके ऊपर कितना फोर्स है, 1 न्यूटन का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a light and heavy body have same momentum, which body is traveling faster. ठीक है, दोनों की लाइट एंड हैवी बॉडी की मोमेंटम सेम है, तो उसके लिए आई विल कंसिडर दिस एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू mv. मतलब ये है कि ये मोमेंटम तो दोनों बॉडीज़ का सेम है, यानी इधर तो ये हो गया कांस्टेंट इज इक्वल टू mv, हमारी ये इक्वेशन बन गई. ठीक है, इसका मतलब ये तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इसका मतलब m एंड v, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, राइट. मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि m और v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए. इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि मास और वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम है. उसने पूछा है विच बॉडी इज ट्रैवलिंग फास्टर, स्पीड ज़्यादा किसकी होगी, जिसका मास कम होगा. मास कम मीन्स लाइट बॉडी. इसका मतलब क्या हो गया कि जो लाइट बॉडी है वो फास्टर मूव करेगी. कब, जब दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम सेम है, राइट. ऐसे क्वेश्चंस में इट्स बेटर दैट यू अंडरस्टैंड इट बाय अ मैथमेटिकल इक्वेशन एंड डोंट राइट इन थ्योरेटिकल पार्ट. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन दिस वे. नेक्स्ट इज a graph is given to you. This is velocity time graph, and he is asking that find acceleration and force if mass of body is 4 kilogram. So बच्चे, this is velocity time graph. We are noticing that this is a straight line passing through origin, and this you have already done in the motion chapter, that slope of VT graph ऑलवेज गिव्स यू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अब यहाँ से फिर हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इजीली बाय कैलकुलेटिंग इट्स स्लोप. वो कैसे निकालेंगे, सो स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. इसका मतलब दिस इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स चेंज इन वट एवर इज अलोंग द y एक्सिस विच इज वेलोसिटी, बाय चेंज इन वट एवर इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज टाइम. ठीक है, अब वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी बॉडी की कितनी दी हुई है, 10. दिस इज 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हुई उसकी, 0. सो दिस इज 0 बाय चेंज इन टाइम. अब यहाँ पे कितना है टाइम, 4. ठीक है, माइनस इनिशियली उसका टाइम कितना था, that was again 0, right. So you can easily solve it. This is 10 by 4, right. and यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन निकल आएगी, right. अगर एक्सेलरेशन आपके पास आ गई है and mass is given to you 4 kilogram, just apply the formula F equal to ma, find their product and get the value of force.
Now you may note down the definition of 1 Newton force, which is very important again. न्यूटन का बच्चे जो सिंबल होता है दैट इज कैपिटल N. ओके, तो चाहे तो आप 1 न्यूटन लिखो कहीं पे, या आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दो, तो एक ही बात है. ठीक है, तो 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram. Right? Note down this definition of 1 Newton force. Next is a very important question. Why does a cricket player lowers his hands while catching a ball? This situation you must have seen many times. ठीक है, क्रिकेट प्लेयर बहुत पीछे मतलब नीचे तक ले जाता है बॉल को कैच करते हुए. ऐसा करके वो बेसिकली कर क्या रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट. ठीक है, क्या कर रहा है वो, टाइम को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं इसको बेसिकली, क्योंकि अगर यहाँ पे ये टाइम बढ़ेगा, इफ दिस टाइम वुड इंक्रीज, ऑटोमेटिकली दिस फोर्स वुड बी रिड्यूस्ड. ठीक है, टाइम वुड इंक्रीज, तो क्योंकि फोर्स और टाइम यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ेगा तो क्वाइट ऑब्वियस फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, अगर फोर्स रिड्यूस हो गया, इसका मतलब व्हेन ही विल कैच द बॉल, द इम्पैक्ट ऑफ दैट बॉल, मतलब कि बॉल बहुत स्पीड से आ रही थी. ठीक है, तो उसको जो हैंड्स पे चोट नहीं लगेगी, क्योंकि उसके फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो उसको कम कर चुका है. फोर्स का इम्पैक्ट कम कैसे हुआ था, टाइम को बढ़ा के. So another question, you can say this is the practical application of Newton's second law. In a high jump, athletes fall either on cushioned bed or on a sand bed. ठीक है, होता है ना, तो जब उसने जंप करना है वो सैंड पे गिरता है या कुशन्ड बेड मतलब सॉफ्ट चीज़ पे ऐसे गिरता है. ऐसा क्यों, हमें जनरल में तो पता है, बेसिकली हम कहते हैं कि हाँ इससे चोट नहीं लगेगी, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स व्हाट इज इट्स एग्जैक्ट आंसर. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ. हमने क्या किया है कि जब वो कुशन्ड बेड में गिरेगा, तो बेसिकली व्हाट ही इज डूइंग, ही इज इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ इम्पैक्ट अगेन. ठीक है, बिकॉज दैट कैन बी प्रेस्ड इजीली. राइट, तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज कर गया. अगर टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज कर गया है आपका, ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज कर जाएगा आपका. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है,